नमस्कार साथियों। आज संविधान चर्चा के भाग 9 में अभी माहौल में सबसे गर्म मुद्दा आरक्षण, विशेषकर महिला आरक्षण को ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम महिला आरक्षण पर कुछ अच्छी नई जानकारी आप तक साझा कर पाएंगे। इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें, आरक्षण की आवश्यकता और आरक्षण कब तक, ये बहुत ज्वलंत सवाल हैं जो कई वर्ग पूछ रहे हैं कि आखिर हम आरक्षण कब तक किसी को भी देते रहें या कोई भी जाति कब तक इसके लाभ को लेता रहे। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इसमें लेने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि पहले की तरह ही आप सहयोग, सलाह और आशीर्वाद दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जिस उद्देश्य से प्रयास कर रहे हैं उसको एक आकार मिल सके। अभी वर्तमान राजनीति में हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम लोग सरप्राइज के राजनीतिक युग में जी रहे हैं। सरकार कुछ दिन पहले संसदीय मंत्री के माध्यम से घोषित करती है कि एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और उस सत्र के मुद्दे क्या होंगे इस पर मौन साध जाती है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कैबिनेट मीटिंग, बिजनेस क्या होगा, किस तरह के मुद्दे हम लोकसभा में लेंगे, उसके लिए होती है और उस मीटिंग में कौन कौन से विषय, कौन कौन से बिल इसमें शामिल किए जाएंगे उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में यह अपेक्षा करते हैं कि जो कोई भी परिवर्तन सरकार अधिनियम या एक्ट के माध्यम से, बिल के माध्यम से देश में लाना चाहती है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार और पब्लिक कंसेंसस बनाया जाना चाहिए, जिसको हम हिंदी में जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, करना कहते हैं, करना चाहिए। और कोई भी चीज़ छुप कर अप्रत्याशित रूप से करने का विकल्प लोकतंत्र पर हमला जैसा है। हालांकि हम इस राजनीति में अभी नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा खास मुद्दा आज आरक्षण है। महिला आरक्षण बहुत दिन से राजनीति में तैर रहा है और आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए समय समय पर जब वोट का अभाव राजनीतिक दलों को लगता है तो वह इसको सामने लाने का घोषणा करती है। कांग्रेस भी यह कर चुकी है। राज्यसभा में पास भी बिल को कराया था, लोकसभा में नहीं करा पाए। जबकि सरकार होने का मतलब होता है कि आप लोकसभा में बहुमत में हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा में ही पास कराने में असफल रही। और मेरा साफ मानना है कि जो राजनीतिक दल किसी चीज़ में सफल होती है तो 100% क्रेडिट भी उसी को जाना चाहिए। ये खींचातानी राजनीतिक है कि हमने इतने दिन पहले किया था, हमने बाद में किया था, हमने हमारा ही है, यह सब अपनी जगह पर है। आरक्षण के कुछ मूल बिंदु हैं। इसमें महिला को 33% आरक्षण दिया गया है।
आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसकी सबसे जो प्रश्नवाचक प्रावधान है वह यह है कि 2026 तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि जब 2026 तक ये लागू ही नहीं होगा तो 2024 में लाने का क्या मतलब है। दूसरी बात है, ये कहा गया है कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता है तब उसके परिसीमन होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। तो भैया परिसीमन तक इंतजार कर लेते। चलिए ठीक है, कम से कम एक आकार अपने पास में आ गया है। और मुझे लगता है कि देर सवेर आपके पास अधिनियम है आज के तारीख में, तो मुझे लगता है कि समय के साथ आने वाले सरकारों के पास ताकत होगा कि वह इसे अनुपालन करने के तिथि को आगे पीछे कर सकती है। लेकिन जनसंख्या गिनती भी सवालों के घेरे में है। जनसंख्या गिनती अब तक हो जाना चाहिए था 2021 में, अब तक प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जाति जनगणना होगी या नहीं होगी इस पर भी सरकार स्पष्ट नहीं है। और परिसीमन को लेकर के सबसे बड़ा विवाद यह है कि आप सीट बढ़ाने वाले हैं, जहां पर आबादी के हिसाब से आप सीट बढ़ाइएगा। तो इस देश में ऐसे कई राज्य हैं साउथ के खासकर जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है और उनके सीट घट जाएंगे। तो घट जाएंगे तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच संघर्ष होने की स्थिति बनेगी ही नहीं, बनी रही है इस मुद्दे पर, जिसके कारण से कि 75 के बाद परिसीमन नहीं हो पाया है, या यूँ कहिए कि आज़ादी के बाद फिर परिसीमन नहीं हो पाया है। संसद के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि साउथ के राज्य यह कहते रहे हैं कि जब हमने सरकार के नीतियों के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित किया है तो हमारा सदन में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। बात भी सही है कि सरकार चाहती है कि हम देश के जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। नॉर्थ इसमें फेल रहा है, उत्तर भारत इसमें विफल रहा है। तो उत्तर भारत को और अधिक ताकत क्यों मिलना चाहिए। बात सही है। तब तो इसका मतलब है कि सरकार की बात को मानने वाले लोगों को ज़्यादा प्रमुखता मिलेगा और जो सरकार के नीतियों पर चलेगी उन्हें समय के साथ उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो परिसीमन इतना आसान विषय नहीं है जितना आसान हम आप समझ रहे हैं। परिसीमन 75 के बाद से लागू नहीं हो पाया है, इसे टाइम टू टाइम एक्सटेंशन दिया जा रहा है और 26 में हो जाएगा यह भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है मैं। और न ही अभी के वर्तमान सरकार के पास में इतना समय है कि वह ऐसी कोई नीति, ऐसा कोई स्वरूप पूरे देश के सामने रख पाए कि परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा जिससे साउथ और नॉर्थ के बीच जो झगड़ा है उसे वह समाप्त हो सके। महिला आरक्षण बिल में कुछ आपत्ति है जिसमें यह है कि जातिगत आरक्षण इसमें नहीं दिया गया है और दूसरा यह है कि जो सवर्ण वर्ग है, हालांकि सवर्ण वर्ग के कमज़ोर तबकों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह सवाल जो आरक्षण से बाहर हैं उनका है कि आरक्षण कब तक चले, क्योंकि जब संविधान सभा आरक्षण के प्रावधान को स्वीकार किया था तो उसमें कहा था कि मतलब 10-15 साल के बाद इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसे लागू करने में ही हमको लगता है कि 25-30-40 वर्ष से ऊपर लग गया वीपी सिंह इसको लागू करवा पाए थे। जब समय पर हम लागू ही नहीं करवा पाए तो समय पर इसे रोक कैसे पाएंगे। और जिस प्रावधान को अस्थायी रूप से छोटे समय के लिए हम लोग सोच रहे थे वह कमने के जगह और बढ़ते जा रहा है। पहले जिस प्रतिशत को हम लोगों ने सोचा था आज वह 50% से ऊपर चला गया है। तो जो वर्ग आरक्षण से बाहर हो गए हैं उनके मन में यह सवाल है कि आखिर आरक्षण को हम लोग कब तक ढोते रहें,
और योग्य व्यक्ति इससे कब तक बाहर रहेंगे? सवाल सही लगता है और उचित लगता है। और जो कमज़ोर वर्ग है वह यह सवाल पूछ रहा है कि भैया जब सरकारी नौकरी ही तुम खत्म कर दिए हो, सरकारी कंपनियों को तुम बेच दिए हो, तुम्हारे पास तो नौकरी है नहीं, तो आरक्षण फिर कहाँ दोगे? ये बात भी सही है कि निजी कंपनियों में आपको कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है और सरकार करीब करीब हर सेक्टर को निजी हाथों में देने जा रही है। तो क्या आरक्षण एक जुमला है? सवाल है और विचार भी आपको करना है कि क्या आरक्षण एक जुमला है? जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होता है तब तक आरक्षण के जो परसेंटेज हैं वह जुमला ही रहेगा और आपको भरमाने का एक हथियार रहेगा। यह बात हमेशा याद रहना चाहिए। कुछ साथियों ने इस पर विचार रखा कि आरक्षण खत्म होने का प्रावधान क्या होगा, क्योंकि यह भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आरक्षण घूर फिर करके एक दो परिवार के ही बीच सिमट जा रहा है। जैसे रामविलास पासवान जी, उनका बेटा, उनका भाई, तो हमारा ये नहीं कहना कि वो क्यों इसका लाभ ले रहे हैं, जब प्रावधान है तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमको इस खामी को देखना होगा कि आरक्षण का लाभ रामविलास पासवान के परिवार से कैसे बाहर आएगा। अगर उसका बाहर निकलने का साधन नहीं है तो फिर हमारे पास आरक्षण को व्यापक बनाने का सोच को परिष्कृत करना होगा। और आपको यह भी ध्यान में देना होगा कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, चाहे वो रामविलास पासवान, उनके परिवार हो, या बहुत सारे ऐसे परिवार को मैं देख रहा हूं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, वे लोग शादी अपने जाति में नहीं करते हैं। वो शादी करने के लिए वही सवर्ण में चले जाते हैं, ब्राह्मण में, राजपूत में, ताकि पता नहीं उनके मन में क्या है कि ब्राह्मण से शादी कर लिए, राजपूत से शादी कर लिए तो शायद सदियों का हम कोई बदला ले रहे हैं। लेकिन ये हमारा कोई ये नहीं है, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि भाई ऐसा सोच हो सकता है। आखिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने जाति को क्यों छोड़ रहे हैं, यह सोचना समाज को जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने समाज के अंदर रह करके आरक्षण के लाभ को नहीं फैलाएंगे तो पता चलेगा कि भाई जो आरक्षण का लाभ लिए वो उस जाति समूह से ही अपने आप को अलग कर लिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें यही सोचता हूँ कि आरक्षण को रोकने के लिए जो एक प्रावधान हो सकता है वो ये हो सकता है कि, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब जाति आधारित आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आरक्षण का जब यह सोच है कि जातियों को, इनके लोगों को जाति के नाम पर इनको पीछे ढकेलने का काम किया गया है, तो जाति के नाम पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह लॉजिकल है कि जिस व्यक्ति को आप उनके जाति के होने के कारण आप अपमानित करते हैं तो उनको फ़ायदा भी जाति के नाम पर ही मिलना चाहिए। उसमें अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए। लेकिन आरक्षण पूरे समाज में फैले, उनके हर वर्ग को, हर लोगों को मिले, या वो आदमी उसके दायरे में है, यह कैसे हो, यह बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि बिहार में पंचायती राज में जो आरक्षण है उसमें कई बार क्या होता है कि अगर कहीं पर सवर्ण प्रभावी हैं तो वह किसी भी छोटे जात को लेकर के आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई तुम ही इस बार मुखिया बन जाओ, लेकिन पपेट मुखिया रहेगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। यह चीज़ें इसमें भी आए, नौकरी में भी आए कि भाई चलिए ठीक है हम नहीं हैं, तो अगर मान लीजिए यह सीट इस जाति का है, इसका है, तो उनके समाज के ही लोग अपने लोगों को बढ़ाएं, उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। तो मेरा एक विचार ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिला है तो जिस कोटि के पद के लिए उन्होंने आरक्षण लिया है उस समतुल्य पद पर कहीं पर भी
उनसे नीचे का, उनके बाद का जो जनरेशन आएगा उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई चपरासी है तो उनके बाद का उनका बेटा, उनका पोता, उनका जो है इस प्रकार का जो आगे वंशवेल बढ़ेगा उसको आरक्षण का लाभ चपरासी के पद पर नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उससे ऊपर, उस चपरासी के पद पर या चपरासी से नीचे के पद पर। अगर कोई आईएएस बनता है तो आईएएस के परीक्षा में वो आते हैं सामने, उसमें बैठते हैं तो उनको आरक्षण का, उनके परिवार के लोगों को आरक्षण मिले, लेकिन उससे नीचे के ये में आरक्षण नहीं मिले। आगे बढ़ने के लिए मिले, लेकिन उसके ही उसी वंशवेल का जो कोई सदस्य है तो उसको उसके नीचे के पदों के लिए नहीं मिले। हाँ, अगर वो आईएएस से ऊपर का कोई पद है, उसके लिए वो अभ्यर्थी है तो उसको मिलना चाहिए। मतलब आरक्षण का उपयोग हम आगे बढ़ने में करें, सीट को एक्वायर करने के लिए नहीं करें। ये हमारा एक सुझाव है। और इस प्रकार से जब जिनको लाभ मिल गया है वो लोग हटते चले जाएंगे तो समाज के छोटे से छोटे लोगों के बीच में यह जाएगा, और जो लोग इसका लाभ लिए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि अब हमारे परिवार को लाभ नहीं मिलने वाला है, तो हमारा जो भाई है जिसको लाभ नहीं मिला है, उसका बाल बच्चा पीछे रह गया है, तो हम थोड़ा सा उसको सहयोग कर दें, तो हो सकता है कल वह इस पद पर आ जाए। तो निश्चित रूप से वह परिवार समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा और आरक्षण का जो उद्देश्य था वह पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस आरक्षण, जो महिला आरक्षण के बहाने एक मुद्दा बना है, उस पर मुख्य बिंदुओं को संयोजन कर पाए हैं। हम इस बात को चर्चा में लाने में शायद सफल हों कि आरक्षण अगर शुरू हुआ है तो उसके खत्म होने का भी रास्ता हमको तलाशना होगा। और मैंने अपने सोच के आधार पर एक रास्ता प्रस्तावित किया है। अगर आपको पसंद है तो इसको आंदोलन बनाने का कोशिश कीजिए। संविधान चर्चा को हर घर का एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए। संविधान चर्चा को अपने जीवन के साथ जोड़िए। जो आप देखिए कि हम चर्चा में उन्हीं विषयों को शामिल करें जो हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करता है, तो मुझे लगता है कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। इसी के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि कोई भाई कहीं पर अगर आवश्यकता महसूस करते हैं संविधान चर्चा की, तो हम लोग समय देंगे, वहाँ आएंगे और आपके साथ संविधान चर्चा करेंगे। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम कई पत्रकार बंधु को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए हम लोग मिल करके बातचीत करें, और बातचीत विवादित नहीं हो, बातचीत संदर्भित हो, सारगर्भित हो, ताकि हम एक अच्छा मैसेज समाज को दे पाएँ। इसी के साथ हम आज का वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ लंबा हो गया है, लेकिन आशा करते हैं कि आप समय देंगे। धन्यवाद।